मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के मिशन हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने आज चुनावी शंखनाद किया है। नवंबर में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में पीएम मोदी ने आज चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के मंडी दौरे के बीच बारिश ने यहां पर थोड़ी सी रुकावट डाल दी। दरअसल पीएम मोदी का दौरा रद्द हो गया। पीएम चंडीगढ़ के वायुसेना के हेलीकॉप्टर में मंडी के कांगनीधार हेलीपैड पर उनको पहुंचना था, लेकिन चंडीगढ़ में भारी बारिश ने पीएम मोदी की राह को रोक दिया। पीएम मोदी का मंडी में करीब 2.5 घंटे रुकने का आज कार्यक्रम था, लेकिन बारिश के कारण वो मंडी नहीं पहुंच पाए। हालांकि पीएम मोदी वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़ पाए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अस्थिर सरकारों से देश आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन अब देश में स्थिर सरकार है और नीतियों में आई स्थिरता है। नीतियों में स्थिरता के कारण देश और दुनिया की जनता भरोसा करने लगी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी यही हाल था। 5 साल बाद सरकार बदलने की सोच बदली है। हिमाचल की जनता ने भी प्रण किया है कि इस बार भी बीजेपी की ही सरकार बनानी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगा। नवंबर में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68 सीटों पर चुनाव होना है। 2017 में हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को चुनाव हुए थे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 2017 में कांग्रेस को हराकर सत्ता में वापसी की थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 68 सीटों में से 44 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 21 और माकपा को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। 2 सीटें निर्दलीय के हिस्से में आई। हालांकि इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 3 दशक से चले आ रहे हर बार सत्ता परिवर्तन के सिलसिले को तोड़ने की कवायद में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में 1985 के बाद से अब तक हर चुनाव में सत्ता बदली है। ऐसे में कांग्रेस का आत्मविश्वास यहां पर बढ़ा हुआ है, जबकि बीजेपी इस इतिहास को बदलने में जुटी हुई है। बीते साल 2021 में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी कांग्रेस पर भारी तो पड़ी थी, लेकिन उसके दावों के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। इसके अलावा नवंबर में 4 उपचुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका भी लगा था। अब कांग्रेस हिमाचल में सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। वहीं बीजेपी को पूरा भरोसा है कि वो लगातार दूसरी बार हिमाचल में अपनी सरकार बनाने में सफल रहेगी। तो आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे बात कि किसकी होगी देवभूमि में सरकार। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर अरुणेश यादव हैं और इसके साथ ही बीजेपी से आरके मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। अरुणेश जी, चलिए तो संपर्क साधने की कोशिश यहां पर करेंगे और आज का मुद्दा यही कि देवभूमि हिमाचल में आखिरकार किसकी सरकार अब बनेगी। क्योंकि अगर बात करें सन 1985 से, तो अभी तक कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही है जो दोबारा से सत्ता में आ पाई है। क्या बीजेपी इस करिश्मे को दोहरा पाएगी या फिर कांग्रेस एक बार फिर यहां सत्ता में आती है? यही सबसे बड़ा सवाल। हिमाचल में किसकी बनेगी सरकार? के साथ आम आदमी पार्टी भी पूरी चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली मीटिंग यहां पर की और उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि हिमाचल की जनता ने प्रण लिया है कि इस बार भी बीजेपी की ही सरकार आएगी। मेरे युवा साथियों, बीते 8 वर्षों में देश में उच्च शिक्षा के लिए अनेक नए संस्थान शुरू किए जा चुके हैं।
इनमें आईआईटी मंडी के अलावा सिरमौर में आईआईएम, ऊना में ट्रिपल आईटी और बिलासपुर में एम्स। कौन हिमाचली होगा जिसको इस बात का गर्व न होगा? अब शिमला के बाद मंडी में भी यूनिवर्सिटी है और धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। यानी हर बड़े सेक्टर से जुड़े देश के जितने प्रीमियम संस्थान हैं वो आज हिमाचल में भी है। इसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के मेरे नौजवानों को, हिमाचल की मेरी बेटियों को, हिमाचल के मेरे युवाओं को होने वाला है। तो सब प्रीमियम जो संस्थान हैं वो हिमाचल में हैं और ऐसे में तमाम हिमाचल के बेटे और बेटियों के लिए ये गौरव का विषय है और आने वाले समय में उनको इसका फायदा भी होगा, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आपको बता दें कि नवंबर में इलेक्शन होना है देवभूमि में। हिमाचल में चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और शंखनाद शुरू हो गया है। हिमाचल की जनता ने ये प्रण लिया है कि इस बार भी बीजेपी की ही सरकार आएगी, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उन्होंने आज वर्चुअली मीटिंग भी इस दौरान यहां पर की। मिशन हिमाचल पर पूरी तरीके से जुट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर अरुणेश यादव जी हैं और इसके साथ ही बीजेपी से आर.के. मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अरुणेश जी, इस बार भी बीजेपी का जो कमल है वो देवभूमि में खिलेगा। बीजेपी बड़ी आश्वस्त लग रही है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो जनता निर्धारित करेगी, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में जब वोटिंग होती है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो जनता का होता है। कांग्रेस पार्टी पिछले 2-3 महीने से सक्रिय है और जिस तरीके से हमें रुझान मिल रहे हैं तो वो रुझान ये कह रहे हैं कि जनता इस बार कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जता रही है, क्योंकि जो वहाँ की समस्याएं हैं उसमें से एक जो बहुत बड़ी समस्या निकल के आ रही है वो है बेरोजगारी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में ये एक विफलता के रूप में जो रोजगार की समस्या है वो निकल के आ रही है। और दूसरी जो अहम समस्या है वो समस्या महंगाई की है। ये सर्वविदित है कि महंगाई को कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से विफल हुई। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। आर.के. मिश्रा जी, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। आर.के. मिश्रा जी, देखिए रिशु जी, यहाँ पर अभी कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, उसमें एक स्थिर सरकार की बहुत जरूरत है। जहाँ तक हिमाचल का आपने प्रश्न आपने एक बात कही थी, जो कि यहाँ पर जो पिछली सरकार होती है उससे रिपीट हो जाती है, ये ऐसा हमने नहीं देखा है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हमने 2017 में सत्ता संभाली और उसके बाद 2022 में फिर हम चुन करके आए, तो हमें बिल्कुल आश्वस्त हम होते हैं। हम अपने कामों को लेकर के आश्वस्त होते हैं, हमारी संगठन की मजबूती को लेकर के आश्वस्त होते हैं। हमने जनता के उन मुद्दों को छुआ है। आप कह रहे हैं महंगाई और या आप बेरोजगारी की, जहां तक हमारे कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे जी, मैं कह रहा हूं अभी भी अगर देखेंगे और तुलनात्मक अध्ययन अगर करेंगे तो मैं पिछले सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो अगर वैश्विक स्तर पर भी देखेंगे तो भारत के अंदर में जो महंगाई और बेरोजगारी की जो समस्या है वो बिल्कुल हमने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हमने उस चीज को निभाया है। और हमने देखा है जो कि चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लें, चाहे सर्विस सेक्टर ले लें, हम लोगों ने देखा जिस तरह से कोरोना काल के बाद हम लोगों ने जिस तरह से एक रिकवरी करी है, हमने एक उछाल लाया है और हमने देखा है जो कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंची है वैश्विक स्तर पर। ये सारे बिंदुओं को अगर हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है जो हिमाचल में आज, मैं तो कह रहा हूँ 2024 में जो आम सभा के चुनाव होने हैं
उससे पहले तो अभी 10 स्टेटों में अभी स्टेट इलेक्शन है, विधानसभा के चुनाव हैं। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं जो कि हमारे जो क्रियाकलाप हैं, हमने जनता को उन मुद्दों को छूने की कोशिश करी है। हर वक्त जब भी हम सरकार में रहे हैं तो हमने उन मुद्दों को पूरी संवेदनशीलता के साथ आर.के. मिश्रा जी, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप कहते हैं कि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, लेकिन उसके बाद भी हिमाचल में अभी तक डॉक्टरों की कमी है, उसको आप पूरा नहीं कर पाए। यहाँ पर लोग बेहाल हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। नहीं, आपको मैं बिल्कुल पूरी तरह से चाहता हूँ, चाहे हिमाचल हो चाहे देश के किसी भी शहरों की अगर बात कर लें। सर, इस वक्त मैं आपसे सिर्फ हिमाचल की बात कर रही हूँ, मुझे उसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल हिमाचल की ही बात कर रहा हूँ। हमने देखा है जो किस तरह से, चाहे वो एम्स को लेकर के हो, चाहे हमने देखा है जो कि मेडिकल फैसिलिटी किस तरह से पिछले सरकारों के बाद, हम 2017 के बाद सत्ता में आए हैं और इन 5 सालों में हम लोगों ने बहुत पूरी शिद्दत के साथ हम लोगों ने। आप डॉक्टरों की कमी को अभी तक पूरा क्यों नहीं कर पाए हैं? नहीं, डॉक्टरों की कमी, आप जिस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, मेडिकल सेक्टर की बात कर रहे हैं, हमने डॉक्टरों की जहां पर, हाँ, कुछ दिन में ये थोड़ी समस्या जरूर थी, लेकिन आज अगर चलिए आपने मान लिया ना, मान लिया आपने कि थोड़ी समस्या जरूर थी। अरुणेश जी, आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल, मैं वही बात अपने साथी से मैंने पहले भी रखी थी कि जो बेरोजगारी की एक मुद्दा है, ये बहुत बड़ी समस्या बन के आया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। और इसकी भरपाई करने के लिए इनको और तमाम जगह लीपापोती करनी पड़ती है। देखिए, 2 बेसिक चीजें हैं। पहली चीज हो गई आपकी शिक्षा, दूसरी हो गई चिकित्सा। तो ये जो दोनों चीजें हैं, शिक्षा कैसे पूरी होगी? जब शैक्षिक संस्थान बनेंगे, और शैक्षिक संस्थान बनने के साथ साथ ही उनमें जब शिक्षक होंगे। बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं, हमने ये शैक्षिक संस्थान बनवा रहे हैं, हम वहां बनवा रहे हैं। क्या जो तमाम शैक्षिक संस्थान हैं, इनमें पर्याप्त शिक्षक हैं? अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी देखें, कॉलेज देखें, तो तमाम जगह औसतन 20 से 30% और कहीं कहीं तो 40% शिक्षकों के पद खाली हैं। और यही हालात है जिला अस्पताल में और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उन तमाम जगह भी यही हालात हैं। अरुणेश जी, चलिए आपकी बात को बड़ा कर दिया। यहाँ पर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है वो तो विफल है, लेकिन आप लोग सफल क्यों नहीं हो पाए, ये भी बता दीजिए। चुनाव आपके हिमाचल में होने हैं, आपके राहुल जी दक्षिण में भारत को जोड़ रहे हैं, कांग्रेस जो है वो रणनीतिक मामले में बहुत प्रतिबद्ध नहीं हो पा रही है, क्या आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, कांग्रेस पार्टी अकेले राहुल गांधी जी से नहीं है। राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ने के लिए एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जो 5 महीने चलेगी। ठीक है, लेकिन और अगर हम पहले आपको नहीं लगता कि हिमाचल को जोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है? हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। राजीव शुक्ला जी चुनाव प्रभारी हैं और उसमें भूपेश बघेल जी को भी जिम्मेदारी है दी गई है। सचिन पायलट साहब भी उसमें मेंबर हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। आपके तो पार्टी के लोग ही आरोप लगा रहे हैं। सर सुन लीजिए, आपकी तो पार्टी के लोग ही आरोप लगा रहे हैं ना। आपके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह जी, वो कह रही हैं कि राहुल और प्रियंका हिमाचल पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं को समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। सर मैं तो नहीं कह रही हूँ ना, ये तो आपके पार्टी के लोग कह रहे हैं। ये भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। जो पदाधिकारी, देखिए, मतलब कुल मिलाकर आप ये कहेंगे कि जो उन्होंने बोला है, जो वीडियो सामने आ रहा है उसको भी एडिट किया गया है क्या? निश्चित तौर पे उसमें कोई ना कोई पेच होगा, क्योंकि निश्चित तौर पे कोई पेच होगा, क्योंकि तमाम जो ऐसे वीडियोज अभी आते रहे हैं, ये इनके जो क्योंकि राहुल गांधी जी हैं। चलिए सुन लीजिए अरुणेश जी, सुन लीजिए। अरुणेश जी, भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर में जब बात हम लोग करते हैं, और मुझे नहीं लगता जो कि देश में कहाँ पर भारत टूटा हुआ था जिसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी आगे आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इस बेजान संगठन और लचर नेतृत्व की वजह से आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने पिछले 55-60 सालों से देश को जिस अवस्था में रखा हुआ था, मैं कह रहा हूं आज देश स्वस्थ सांसें ले रहा है। और बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, तो हिमाचल प्रदेश हो चाहे देश के किसी भी प्रांत के अंदर में,
आज अगर 18 राज्यों में अगर हमारी भाजपा की सरकार है तो निश्चित तौर पर हमने उन सब विषयों को जहां पर जनता के जो मुद्दे हैं निश्चित तौर पर प्रखरता से हमने उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। हिमाचल में किसकी सरकार, इसी को लेकर मुद्दा पर आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस हिमाचल में सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावों में दावेदारी पेश कर रही है। और दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर के मिश्रा जी बीजेपी से, डॉक्टर अरुणेश यादव कांग्रेस से। आर के मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने को बीजेपी चुनौती की तरह देख रही है क्या? देखिए रिशु जी, मैं यहाँ पर एक चीज जरूर मैंने देखा है, अपने अध्ययन के मुताबिक हमने देखा और सबने देखा है इस चीज। दिल्ली में भी कांग्रेस को रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी आई थी। पंजाब के अंदर में भी उसको रिप्लेस करके, कांग्रेस को रिप्लेस करके आम आदमी पार्टी आई थी। मुझे लगता है जो कि कम से कम कांग्रेस को इन विषयों के ऊपर में सोचना चाहिए। हालांकि मैं एक चीज जरूर मैं कहूंगा, जो कि आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कि भ्रष्टाचार के अंदर में बिल्कुल लिप्त पाए गए हैं। और आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा है जो कि दिल्ली के अंदर में किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर में, चाहे वो आबकारी नीति हो और भी विषयों के ऊपर में, वो बिल्कुल अभी घिरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों पर सर आप आरोप भी लगा रहे हैं और उनको अपनी पार्टी में जगह भी दे रहे हैं। आप तो लगातार शामिल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोगों को। नहीं, आम आदमी पार्टी के अगर लोग हमारी विचारधारा से अगर मिलते हैं, निश्चित तौर पर उनको देखिए, कार्य कोई भी संगठन कार्यकर्ताओं से चलता है। न कि मैं कह रहा हूँ केवल सुप्रीमो हो जाए और उसमें कार्यकर्ता न हो, लेकिन उसमें उसकी विचारधारा भी सम्मिलित होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, तो मुझे नहीं लगता जो कि कहीं पर वो किसी भी संगठन के आगे वो खड़ी मिलेगी आपको आम आदमी पार्टी। वो कहीं कोई चुनौती नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा। अरुणेश जी, आपको नहीं लगता कि चुनौती आपके लिए ज्यादा बड़ी है, क्योंकि बीजेपी लगातार कह सकते हैं कि मजबूत हो रही है, आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, राजनीति में अगर आप ये सोचें, जैसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान था कि आने वाले समय में कोई भी पार्टी हम नहीं रहने देंगे, सिर्फ बीजेपी रहेगी। तो लोकतंत्र जब तक है इस देश में, जब तक लोकतंत्र है, पार्टियां आएंगी, चुनाव लड़ेंगी। सभी को चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। मैं तो कहता हूं और भी पार्टियां चुनाव लड़ें। ये एक विचारधारा की लड़ाई है और जनता को जो विचारधारा ज्यादा पसंद आएगी, जनता उसके साथ जाएगी निश्चित तौर पे। और जो दूसरी बात है, जो हमारे साथी कह रहे थे कि जो हमारी विचारधारा से सहमत होते हैं, तो इसमें एक प्रश्न इन्हीं के जवाब में ही एक सवाल है और वो समझ लीजिए वो जवाब भी है कि पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे और जादुई तरीके से देखिए साहब, वही नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और वो सारे के सारे नेता दोष मुक्त हो जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप शामिल होते हैं तो आपके ऊपर जो भी करप्शन के चार्ज है, वो करप्शन के चार्ज खत्म हो जाएंगे। और पिछले 8 साल में एक और चीज देखने में आई है, आज तक कभी भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर ना कोई जांच बैठी और कि तमाम घोटाले हुए, लेकिन उस पे कभी भी, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कभी भी इस पे जांच नहीं बैठाई गई, ना उस नेता को, उस मंत्री को उस पद से हटाया गया। इसका ताजा तरीन तमाम उदाहरण है, एक जितिन प्रसाद जी हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और इस समय जितिन प्रसाद जी बीजेपी में हैं और उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। एक 300 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का घोटाला नजर आया, लेकिन इस पे पूरी लीपापोती कर दी गई। एक और नेताजी हैं राकेश सचान जी, जिनके ऊपर खनन का घोटाला है और वो राकेश सचान जी ने मजे का काम ये किया कि जज साहब ने उन्हें पेशी के लिए बुलाया था और वो वहां से कोर्ट से फाइल ही लेके भाग गए। तो इस तरह के काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बोलने सुनने में हमारे मिश्रा जी बड़े भाई हैं, हमारे बढ़िया बातें कह रहे हैं, लेकिन कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के हमेशा से फर्क रहा है। कहने भर से कुछ नहीं होता है साहब। देखो, फाइनली तो जनता डिसाइड करेगी, जनता ही निर्णय लेगी
कि वो किस पार्टी के साथ रहेंगे तो और जनता का जो निर्णय होगा जनता ने तो वो डिसाइड निर्णय में किया ना, स्वीकार्य होगा। जनता ने तो डिसाइड किया, तभी तो देवभूमि में बीजेपी का कमल खिला है ना यहाँ पर। अरुणेश नहीं, जी, निश्चित तौर से आरके जनता मिश्रा ने जी, डिसाइड किया। अगर हम बात जनता करें का तो जो 1985 से अभी तक कोई भी सरकार दोबारा नहीं आ पाई है। आपको क्या लगता है, क्या फिर से बीजेपी इस करिश्मे को दोहरा पाएगी या फिर नहीं? आखिरी सवाल। अच्छा देखिए रिशु जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा अपने अरुणेश जी से, जो कि 49, मैं कह रहा 2014 के बाद, संक्षिप्त में जो भी कहना है, संक्षिप्त में 2014 से लेकर के अभी तक 49 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 39 में इनको हार मिली है और 2 लोकसभा चुनाव में इनको हार मिली है। निश्चित तौर पर देखिए, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर में भी हमने जो है सो ऐसे इतिहास दोहराए हैं, हिमाचल में भी हम बिल्कुल इतिहास दोहराएंगे, ये मैं आश्वस्त करके आपको जा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।